हशीमा आइलैंड, जहां कभी 5000 से भी ज़्यादा लोग रहा करते थे। यहां स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सिनेमाज और हर वो फैसिलिटी मौजूद थी जो कि एक सिटी में होनी चाहिए। और ये आइलैंड जापान की जीडीपी को बूस्ट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता था। लेकिन इस आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ था कि आज ये पूरा का पूरा आइलैंड वीरान पड़ा है? क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से आज कोई भी इंसान इस आइलैंड पर नहीं रहता? और ऐसा क्या हुआ कि वहाँ रहने वाले हजारों लोगों को रातों रात वो आइलैंड खाली करना पड़ा? और जापान ने 35 सालों तक उस आइलैंड पर टूरिस्ट को जाने से क्यों रोका? दोस्तों, हशीमा आइलैंड जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। दोस्तों, इस आइलैंड के बारे में सुनकर आपको ये ज़रूर लगा होगा कि इस आइलैंड को किसी सुनामी ने डिस्ट्रॉय किया होगा, लेकिन इसके डिजास्टर बिल्कुल भी नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड थे। यानी इंसानों की वजह से ही इस आइलैंड से इंसानों का वजूद खत्म हुआ। दोस्तों, हशीमा आइलैंड की इस पुरअसरार कहानी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1870 में। दोस्तों, जापान से थोड़ी ही दूर टाकाशिमा आइलैंड पर लोगों को अक्सर कोल के छोटे छोटे टुकड़े मिला करते थे, लेकिन उस वक्त वो लोग कोयले के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक दिन कोहितिया नाम के एक आदमी को गलती से कोल के जलने का पता चला और तब से वो कोयले को इकट्ठा करके उससे खाना वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया करता। जैसे जैसे बाकी लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने वहाँ से वो कोयला इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसे हाउस होल्ड फ्यूल के तौर पर यूज़ करने लगे। वो लोग अब खाना बनाने से लेकर घर को गर्म रखने तक कोयले का इस्तेमाल किया करते थे। इन दिनों टाकाशिमा आइलैंड से थोड़ी ही दूर नागासाकी आइलैंड में नए इंटरनेशनल सी पोर्ट बने। 1850 में नागासाकी आइलैंड इतना मशहूर हो गया था कि चाइना और यूएसए के बड़े बड़े जहाज भी नागासाकी आइलैंड में आकर रुकते। उन दिनों गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रीज तक हर जगह कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। जापान की गवर्नमेंट को जब टाकासामी आइलैंड के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां से कोल इकट्ठा करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन टाकाशिमा आइलैंड पर कोल की सप्लाई कम होने की वजह से वो ज्यादा दिनों तक कोल को एक्सपोर्ट ना कर सके। अब वहां की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को साउथ चाइना सी में मौजूद आइलैंड्स पर भेजा ताकि वो वहां कोल की तलाश कर सके। जब ये लोग हशीमा आइलैंड पर पहुंचे तो इन्हें वहां पर काफी मिकदार में कोयला मिला। दोस्तों, ये कोयला इतना ज्यादा था कि पूरे जापान की बिजली का इंतजाम सिर्फ हशीमा आइलैंड पर मौजूद कोयले से किया जा सकता था। 1887 में जापान की गवर्नमेंट ने हशीमा आइलैंड पर पहली कोल माइन बनाई। कोल माइन बनने के बाद कुछ सालों तक तो यूं किया जाता कि रोज वर्कर्स को शिप के थ्रू नागासाकी आइलैंड से हशीमा आइलैंड पर लेकर जाया जाता। लेकिन क्योंकि नागासाकी आइलैंड हशीमा आइलैंड से काफी दूर था तो इसमें बहुत टाइम लगता। अब इस टाइम को बचाने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो हशीमा आइलैंड को एक सिटी की तरह डेवलप करेंगे और वहाँ हर वो फैसिलिटी मौजूद होगी जो एक सिटी में होती हैं। अब असल मसला वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी करने का नहीं था बल्कि उन बिल्डिंग को सुनामी से बचाने का था। सुनामी से बचने के लिए जापान के इंजीनियर्स ने आइलैंड के इर्द गिर्द एक दीवार बना दी जिससे काफी हद तक सुनामी पर कंट्रोल पाया जा सकता था। कुछ ही सालों में हशीमा आइलैंड ने एक सिटी की शक्ल ले ली थी और इसमें बिल्डिंग, स्कूल्स, क्लब सब कुछ बन चुका था और कोल माइनिंग का काम भी बहुत अरूज पर था जिससे जापान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन यहाँ काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स वो थे जिन्हें जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में कैदी बनाया था और हशीमा आइलैंड पर इन कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। हशीमा आइलैंड पर बिल्डिंग्स कम होने की वजह से ऐसे रूम्स जहाँ सिर्फ 2 लोगों के सोने की जगह थी वहाँ 3 लोग सोया करते थे और रूम का साइज इतना छोटा होता था कि एक बंदे को कबर्ड में एडजस्ट होके सोना पड़ता था। ये वक्त था 1960 का जब जापान अपनी जीडीपी का 30% हिस्सा सिर्फ कोल माइनिंग से बना रहा था। लेकिन ये सब बस कुछ ही सालों के लिए था। 1970 में कोल की सप्लाई कम होगी और कोल को ऑयल से रिप्लेस कर दिया गया था। 1974 में कोल की डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई थी और जापान की
गवर्नमेंट को हशीमा आइलैंड से प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो रहा था। उल्टा उनका पैसा हशीमा आइलैंड की मेंटेनेंस पर खर्च हो रहा था। 1974 में जापान की गवर्नमेंट ने हशीमा आइलैंड से तमाम वर्कर्स को जापान वापस बुला लिया और इस तरह रातों रात वो आइलैंड पूरी तरह से खाली हो गया और जापान ने उस आइलैंड पर जाने से बैन लगा दिया। 35 साल तक कोई टूरिस्ट किसी को भी उस आइलैंड पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर 35 साल बाद 2005 में टूरिस्ट को उस आइलैंड पर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन आज वो आइलैंड बिल्कुल खंडर बन चुका है। वहाँ पर मौजूद कई बिल्डिंगें तो गिर चुकी हैं और कुछ बिल्कुल गिरने की कगार पर हैं और आज तक ये बात किसी को पता नहीं चली कि जापान ने 35 साल तक हशीमा आइलैंड पर बैन क्यों लगाए रखा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय होगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।